हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस.com। दोस्तों, अभी जो आपका समय चल रहा है, कोई अभी वैकेंसी नहीं है। दरोगा का वैकेंसी आपको 15 से 20 दिन में आने वाला है। बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो इस स्टेज में जो आप पढ़ाई करोगे, ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि शांति काल में जितना पसीना बहेगा, युद्ध काल में कम खून गिरेगा। युद्ध काल कहने का मतलब है कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा और एग्जामिनेशन का डेट, यानी नोटिफिकेशन से लेके एग्जामिनेशन के डेट तक के बीच के अवधि को युद्ध काल के रूप में कहा जाता है। और उस दौर में आपको लगेगा कि ये छूट गया, वो छूट गया। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है दोस्तों, खूब मन लगा के पढ़िए। और जिससे आपका क्या होगा कि आपका तैयारी, अभी का तैयारी आपको एग्जामिनेशन के समय में बहुत फायदा करेगा दोस्तों। तो मन लगा के पढ़िए अभी, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टाइम है ये दोस्तों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं। तो देखिए, आज जो है इसमें क्वेश्चन है, कहता है कि किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान से फिर अस्ताना कर दिया है? उज्बेकिस्तान, ये है अफगानिस्तान है दोस्तों। इसको जो है आप इसको हटा सकते हो, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। आगे यहाँ पे कहता है कजाकिस्तान, और ये बडनया है। आप इसमें बताना है कि किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान से फिर अस्ताना कर दिया है। तो बताइए, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, इसमें क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? कजाकिस्तान। दोस्तों, जो कजाकिस्तान था, ये अपने राजधानी का नाम जो है नूर सुल्तान रख दिया था, फिर से क्या कर दिया? अस्ताना कर दिया। पहले इसकी राजधानी अस्ताना था, फिर इसने नूर सुल्तान किया, फिर से इसने अपना राजधानी को चेंज करके नाम क्या कर दिया? अस्ताना। और ये पिछला दरोगा में याद रखिएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन था। तो इस चीज को अभी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर पूछेगा कि उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा ताशकंद, ताशकंद याद रखिएगा। यही वो जगह है जहां पर लाल बहादुर शास्त्री साहब का मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन पूछता है कि किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई, तो याद रखिएगा वो लाल बहादुर शास्त्री। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। कहता है कि किस देश ने धायम 100 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? ईरान, यूएई, फ्रांस, जर्मनी। बताइए। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ईरान। इसका आंसर क्या होगा? ईरान। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों? क्योंकि साइंस एंड टेक के क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे पिछला दरोगा में जिरकॉन मिसाइल के बारे में पूछा था, तो जिरकॉन मिसाइल किसका था? तो रूस का था। इसको भी आप याद रखिएगा। जो जिरकॉन मिसाइल है वो किस देश ने छोड़ा था? तो याद रखिएगा रूस, ठीक है। तो उसी तरीके से याद रख लेना है कि जो धायम 100 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया दोस्तों? तो ईरान। और ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। तो याद रखिएगा, ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। तो ये भी आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो अबू धाबी, ठीक है। और याद रखिएगा, इसने अपना एक मिशन छोड़ा था, उसका नाम था मंगल मिशन, और उस मिशन का नाम था होप। होप मिशन जो था वो यूएई का था, और होप मिशन का संबंध था उसका मंगल ग्रह पर अपने उपग्रह भेजने को लेकर, ठीक है दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा। और साथ ही साथ अगर पूछेगा कि मंगल ग्रह पर, तो इसका मिशन का नाम है होप। और यूएई का जो चंद्रमा पर जो इसका मिशन है, इसका नाम है, चंद्रमा मिशन का नाम है राशिद। चंद्रमा मिशन का क्या नाम है दोस्तों? राशिद। तो ये भी आपके परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। होप मिशन को बहुत बार परीक्षा में पूछा पिछला साल, इसलिए ध्यान रखिएगा। और अगर ह्यूसोंग पूछेगा, ह्यूसोंग मिसाइल, ह्यूसोंग ह्यूसोंग सुपरसोनिक मिसाइल, ये किस देश ने प्रक्षेपित किया? तो पगला देश है उत्तरी कोरिया, ठीक है। याद रखिएगा इसको, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो इसको याद रख लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और पेरिस किस नदी के तट पर है दोस्तों? तो सीन नदी के तट पर है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और जर्मनी, जर्मनी कौन से जो जर्मनी है, इसकी राजधानी है बर्लिन। और याद रखिएगा, और ये कौन सी नदी के तट पर है? राइन नदी के तट पर है। तो ये सब याद रखिएगा, परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। आगे, फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 का आधिकारिक गेंद का नाम क्या था? अत्ते हिलाल,
अत्य विहाल, ये अत्य हिलाल नहीं है, ये आपका अल हिलाल है, अल हिलाल, अल हिलाल, ठीक है, अल बिहाल, अल बिहाल, और ये है अल रेहला, अल रेहला। तो इसमें बताना है कि कौन सा उस आधिकारिक गेंद का नाम था। तो याद रखिएगा इसमें क्या होगा, अल हिलाल, अल बिहाल, अल रेहला, क्या होगा इसमें, तो याद रखिएगा इसमें होगा अल रेहला। ये आपके परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ, फीफा वर्ल्ड कप, याद रखिएगा ये कहां पर हुआ दोस्तों, तो ये कतर में हुआ, कतर, दोहा, ठीक है। और ये देखो इसका क्रम भी याद रखिएगा, कौन से क्रम का था, तो याद रखिएगा 22वां क्रम का था ये, ठीक है, 22वां क्रम का था, यानी कि 22वां नंबर का ये टूर्नामेंट था फीफा वर्ल्ड कप। अगर आपसे पूछेगा कि इसका विजेता कौन है, तो याद रखिएगा इसका विजेता जो है, इसका विजेता है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। और याद रखिएगा, और पूछेगा कि उप विजेता कौन है, तो याद रखिएगा उप विजेता है फ्रांस, उप विजेता है फ्रांस, ठीक है दोस्तों। अगर पूछेगा कि इसका शुभंकर क्या था, शुभंकर इसका था लाइव, क्या था, लाइव। ये सब याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए। और एक चीज और याद रखिएगा, जो पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, जो पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 1930 में हुआ था, कहां पे हुआ था, उरुग्वे में हुआ था। और विजेता भी कौन था दोस्तों, विजेता भी उरुग्वे ही था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ देगा कि फीफा वर्ल्ड कप की जो स्थापना, फीफा का स्थापना कब हुआ था, तो फीफा की स्थापना 1904 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्त, तो ज्यूरिख में है। और ज्यूरिख कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड। काफी बेहतरीन जगह है दोस्तों, घूमने लायक जगह है, खूब कमाइए उमाइए तो सब घूमने जाइए इस जगहों पर, याद रखिएगा। अगर पूछेगा तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं काफी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला में आते हैं। अच्छा, अल रेहला, एक रेहला पुस्तक भी है, मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक के सामने लिखी गई थी। तो रेहला पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा अमीर खुसरो, इब्न बतूता। कौन है, याद रखिएगा कौन है, इब्न बतूता, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको याद रख लेना है, इब्न बतूता, ठीक है। तो इसका लेखक कौन है, तो याद रखिएगा इब्न बतूता, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला में आते हैं, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित होने वाला गाना जो हाल में चर्चा में था, उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा उसका नाम है क्या, बताइए, नाटू नाटू बेराम रंग मेरी पायल, क्या होगा, तो याद रखिएगा नाटू नाटू होगा, याद रखिएगा नाटू नाटू। दोस्तों एक चीज आपको बता देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, कि ये जो है RRR जो फिल्म आई थी, उसका ये फिल्म का ये गाना है। तो ये काफी चर्चित फिल्म है और इसका गाना काफी पॉपुलर हुआ है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। तो काफी आपके लिए क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। दरोगा में क्वेश्चन आया था दोस्तों ये वाला, कि ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र में देते हैं। देखो आप जो है अपनी तैयारी को सिर्फ एक सब्जेक्ट पर डिपेंड मत रखो, स्टैटिक को भी कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन जो आपका स्टैटिक से आए, खेल प्रतियोगिता से आएगा, ठीक है, खेल के शब्दावली से आएगा, प्लेयर के नाम से आएगा, कुछ अवार्ड से आएगा, तो ध्यान देना है, ठीक है। तो ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तकनीक के क्षेत्र में, कंप्यूटर तकनीक के क्षेत्र में, खाद्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में। इसका है, याद रखिएगा कौन से क्षेत्र में, तो पर्यावरण के क्षेत्र में। तो आप बताइए इसका क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए इसका जो आंसर होगा ये होगा कंप्यूटर तकनीक के क्षेत्र में दिए जाते हैं। दोस्तों कुछ याद कर लीजिएगा, कुछ पुरस्कार है, टायलर पुरस्कार, ठीक है, टायलर जो पुरस्कार है, टायलर पुरस्कार दिए जाते हैं विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर है प्रीतजकर पुरस्कार, प्रीतजकर पुरस्कार, ठीक है दोस्तों,
ये जो है प्रित्जेकर पुरस्कार जो दिए जाते हैं दोस्तों, ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और इसको जो है वास्तुकला के क्षेत्र में अगर पूछेगा कि कौन सा ऐसा पुरस्कार है जिसको वास्तुकला के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, तो इसको वास्तुकला के क्षेत्र का नोबेल कहते हैं, नोबेल अवार्ड, यानी उसकी वैसे ही प्रतिष्ठा है जैसे कि नोबेल अवार्ड की होती है। तो याद रखिएगा, वास्तुकला के क्षेत्र का नोबेल अवार्ड किसको कहते हैं? प्रित्जेकर पुरस्कार को याद रखिएगा। एक है दोस्तों और आपको काफी इंपॉर्टेंट है, एबल पुरस्कार। ठीक है, एबल पुरस्कार। और एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसको गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा, इसको जो है गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। तो आप इस सब चीजों को भी आप पढ़कर जाइएगा दोस्त, काफी इंपॉर्टेंट ये सब अवार्ड है। अच्छा, 2022 का एबेल पुरस्कार किसको मिला है दोस्तों? याद रख लेना है, डेनिस सुलिवान। ठीक है, किसको मिला है? डेनिस सुलिवान को मिला है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा दोस्त कि खाद्य के क्षेत्र में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, बॉरलॉग पुरस्कार। ठीक है, बॉरलॉग पुरस्कार। दोस्तों, ये जो बॉरलॉग पुरस्कार है, ये इसका शुरुआत जो हुआ था 1986। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके जो विजेता रहे ये भारतीय रहे। प्रथम विजेता कौन रहे? भारतीय रहे, और उनका नाम क्या है? एमएस स्वामीनाथन साहब। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि बॉरलॉग पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे, तो बॉरलॉग पुरस्कार के जो है प्रथम विजेता थे एमएस स्वामीनाथन। और एमएस स्वामीनाथन के तो बारे में आप जानते हैं दोस्तों, अगर पूछेगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे दोस्तों? तो आपको नॉर्मन बोरलॉग, और पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो एमएस स्वामीनाथन साहब थे। ये चीज आप जान लीजिए। अच्छा, अगर आपसे परीक्षा में पूछ दे कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया, हरित क्रांति शब्द किसने दिया, तो याद रखिएगा, हरित क्रांति शब्द जो दिए थे वो दिए थे विलियम गॉड। कौन दिए थे दोस्त? विलियम गॉड दिए थे। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगर पूछ दे आपसे कि जो नॉर्मन बोरलॉग थे वो किस देश के रहने वाले थे, तो अमेरिका के रहने वाले थे। ये भी सचिवालय सहायक का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इतना फैक्ट आप इसमें याद रखिएगा, काफी काम का फैक्ट है दोस्तों। चलिए आगे आते हैं। कहता है, निम्न में किस शासक को शाकाहारी कहते थे? ठीक है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। क्या होगा इसमें बताइए? देखिए, इसमें जो आंसर होगा ये होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि इसने शकों का नाश किया था, इसीलिए शाकाहारी कहा जाता है। किसको? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। दोस्तों, कुछ यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके परीक्षाओं के लिए बन सकते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो, गुप्त वंश जो है, गुप्त वंश का अगर संस्थापक पूछेगा, तो गुप्त वंश का संस्थापक पूछेगा तो याद रखिएगा श्रीगुप्त। क्या मारिएगा? श्रीगुप्त। लेकिन जब पूछ दे कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, ठीक है, तो गुप्त वंश के वास्तविक जो संस्थापक हो जाएंगे दोस्त, याद रखिएगा, गुप्त वंश के वास्तविक जो संस्थापक हो जाएंगे उनका नाम हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा उपाधि धारण किया था? तो महाराजा धीराज। याद रखिएगा, महाराजा धीराज। अगर आपसे पूछ देगा दोस्तों कि महाराजा धीराज का उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो क्या मारिएगा आप? महाराजा धीराज को लगाइएगा। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रख लेना। ठीक है, और समुद्रगुप्त भी काफी फेमस है। अगर पूछेगा कि महान शासक गुप्त वंश का कौन थे, समुद्रगुप्त, तो इनको क्या कहा जाता था दोस्तों? तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को हम लोग कविराज कहा जाता था, क्योंकि ये जो है इनको सिक्का पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है, कविराज। इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। आगे जब गुप्त हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे क्यों इनको भारत का नेपोलियन कहते थे।
भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। किसने कहा था? स्मिथ, इतिहासकार जो रहे स्मिथ ने इनको भारत का क्या कहा था? नेपोलियन कहा था। याद रखिएगा, जिस तरह यूरोप में फ्रांस में नेपोलियन एक महान शक्ति था, उसी तरीके से भारत में समुद्रगुप्त भी एक महान शक्ति था। इसको याद करके रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। याद रखिएगा, इसको लिच्छवी दवित्र भी कहा जाता था। लिच्छवी दवित्र, क्योंकि आपको पता है दोस्त कि उस समय मगध में लिच्छवी राजवंश काफी मजबूत राजवंश था, और उन्हीं चूंकि जो आपका ये रहे चंद्रगुप्त प्रथम जो रहे, ये जो है लिच्छवी वंश की राजकुमारी से शादी किए थे, और उसके बाद समुद्रगुप्त का जन्म हुआ उन्हीं लिच्छवी राजकुमारी से, इसीलिए लिच्छवी दवित्र यानी कि लिच्छवी के शरीर से पैदा हुआ। तो याद रखिएगा, लिच्छवी दवित्र कहा जाता था किसको? समुद्रगुप्त को। कविराज कहा जाता था, भारत का नेपोलियन कहा जाता था। और एक अभिलेख है दोस्तों, एक अभिलेख भी है जो काफी पूछे जाते हैं, प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख दोस्तों, ये जो प्रयाग स्तंभ लेख है, इसको इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं, इसको इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं। ये बीपीएससी में आया था। इसके लेखक कौन थे? हरिसेन। ठीक है, और याद रखिएगा, इसको उत्कीर्ण मतलब इसको जमीन से, चूंकि काफी लंबा, चूंकि देखो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत किया था 319 ईस्वी में, गुप्त कैलेंडर यानी कि इसी समय से। तो याद रखिए, गुप्त संवत की शुरुआत कब हुआ था? 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने इसका शुरुआत करवाया था। ठीक है, तो ये जो है काफी लंबा समय से ये मतलब पृथ्वी के अंदर था, जिसको खोद कर निकलवाया कौन? किसने? उत्कीर्ण किसने करवाया? अगर पूछ दे कि प्रयाग स्तंभ लेख को उत्कीर्ण किसने करवाया, तो याद रखिएगा तिलभट्ट। तिलभट्ट, इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे जो है एक इंपॉर्टेंट शासक और थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखिएगा, इन्हीं को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इन्हीं को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, और इन्हीं को सकारी भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी भी कहा जाता है, इनको देवराज भी कहा जाता है। ठीक है, देवगुप्त भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, और एक समुद्रगुप्त का उपाधि था दोस्तों, एक समुद्रगुप्त का एक और उपाधि था, उसको याद रखिएगा। एक समुद्रगुप्त का उपाधि था परम भागवत। परम भागवत, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा कि गुप्त वंश में सोने के सिक्के को, गुप्त वंश में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? गुप्त वंश में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा, दिनार कहा जाता था। अगर चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो रूपक कहा जाता था। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो गुप्त वंश के सोने के सिक्कों को दिनार और चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था दोस्तों? रूपक कहा जाता था। तो इस चीज को भी आप याद करके रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, एक धर्म, एक जाति, मानवता, एक ईश्वर का नारा किसने दिया? ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, नारायण गुरु, सुभाष चंद्र बोस। बताइए। देखिए, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा नारायण गुरु। क्या होगा दोस्तों? नारायण गुरु। ठीक है, इन्होंने बोला कि एक धर्म हो, एक जाति हो, मानवता एक हो, ईश्वर भी एक हो, ये नारा, यानी कि इन्होंने बहुदेववाद प्रथा का क्या किया? विरोध किया। अच्छा, ज्योतिबा फुले, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और इनका एक समाज का स्थापना किए थे, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले। कौन थे? ज्योतिबा फुले। और इनकी एक पुस्तक थी गुलामगिरी। गुलामगिरी, और गुलामगिरी पुस्तक के भी लेखक कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले थे। याद रखिएगा। ठीक है, महात्मा गांधी साहब के बारे में डिटेल्स जानेंगे। चलते आगे चलते हैं। मराठों ने गुरीला रणनीति किससे सीखी? मतलब
अचानक से हमला कर देना। जैसे ये लोग पहले से छिपे रहते थे और जैसे ही मतलब उनका दुश्मन पर हमला करता था, ये लोग अचानक से टपक के और हमला कर देते थे, गुरिल्ला पत्ती। तो आप बताइए, महावत खान, मान सिंह, मलिक अंबर और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मलिक अंबर। याद रखिएगा दोस्तों, एक बात बता देते हैं आपको कि जो है ये जो है अहमदनगर जो है, अहमदनगर का ही रहने वाले थे मलिक अंबर साहब, और इन्हीं से याद रखिएगा गुरिल्ला रणनीति सीखे थे मराठा। याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। आगे आइए, वो जो पिछला क्वेश्चन था उत्तराखंड में एग्जाम हुआ था यही का, उसमें वो क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसको ध्यान रखना है। किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ठीक है, किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में तीसरे लिंग के रूप में, मतलब जो है ये क्वेश्चन जो है इसको आप हटा दो, ये लगता है कि यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है, कि किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने, ठीक है, यहां पर देखिए इसको जो है इसको काट के ट्रांसजेंडर कर लीजिएगा, ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया है? तो याद रखिएगा कब, तो 2014। यह भी काफी आपके परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अच्छा, कल भी हम लोग चर्चा किए थे, तो सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है, अनुच्छेद 124, सुप्रीम कोर्ट का गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 124 में है, आपको पता ही है। 125 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का क्या है? मुख्य न्यायाधीशों का वेतन है, जो भारत के संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है। 126 में क्या है कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा 127 के बारे में आपको लिखवाए थे कल। 127 में क्या है? तदर्थ न्यायाधीश, एडहक जज। याद रखिएगा तदर्थ न्यायाधीश, और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, राष्ट्रपति के परामर्श से करते हैं। और ये प्रावधान हमने कहां से लिया है दोस्तों? फ्रांस से लिया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और 129 में हम लोग बताए थे, क्या बताए थे अनुच्छेद 129 में? 129 में ये बताए थे कि यह सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट क्या न्यायालय है? एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीजें हैं। और याद रखना अनुच्छेद 130 में क्या है दोस्तों, कि सुप्रीम कोर्ट की बैठक जो होती है अमूमन दिल्ली में ही होती है, लेकिन दिल्ली के अलावा भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए उसको राष्ट्रपति से, सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति से परमिशन लेना होगा, तभी उसको दिल्ली के अलावा अन्य जगह पर बैठक हो सकती है। ये वर्णन है अनुच्छेद 30 में। और याद रखिएगा अभी तक सुप्रीम कोर्ट की बैठक दिल्ली के अलावा अन्य कितनी जगहों पर हो गई है? तो जो 2 जगहों पर हो गई है, याद रखिएगा श्रीनगर, और याद रखिएगा श्रीनगर और हैदराबाद, तो याद रखिएगा ये भी परीक्षाओं में इसका वर्णन 130 में है, इसको याद रख लेना है, परीक्षाओं के लिए आपका काम करेगा। मदद के लिए भारत ने इनमें से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? काफी VVI क्वेश्चन है ये दोस्तों, ठीक है। ये किसी ना किसी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा और पक्का मिलेगा, इस बात का आप विश्वास करिए। ऑपरेशन सहयोग, ऑपरेशन छेप, ऑपरेशन दोस्त और ऑपरेशन गंगा, क्या होगा इसमें? देखिए इसका आंसर होगा ऑपरेशन दोस्त। दोस्तों तुर्की में जो है काफी भयानक भूकंप आया है, तो याद रखिए रखना है इसको। और इसके लिए एनडीआरएफ की टीम वहां पे गई है, और याद रखिएगा एक ऑपरेशन चला रही है जिसका नाम है ऑपरेशन दोस्त, ताकि वहां के लोगों को बचाया जा सके। दोस्तों भारत एक बहुत अच्छा एक पड़ोसी है, या भारत एक बहुत अच्छा देश है, अन्य देशों को भी मदद करते रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो याद रखिएगा एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। और ये कब गठन हुआ? तो 2006 में। दोस्तों
एक अधिनियम आया था एनडीएमए, एनडीएमए याद रखिएगा, एनडीएमए एक्ट, एनडीएमए एक्ट आया था। इसका मतलब है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट। ये आया था दोस्तों 2005 में, और इसके तहत क्या हुआ था, 2006 में एनडीएमए का गठन हुआ था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और उसी के तहत एनडीआरएफ टीम का भी गठन हुआ था। तो यह भी काफी आपके परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये ऑपरेशन गंगा भी काफी चर्चा रहा। तो आपको पता है रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ रहा, और रसिया में जो यूक्रेन में जो भारतीय फंसे रहे उनको निकालने के लिए भारत सरकार कौन सा ऑपरेशन चला रहा है, तो याद रखिएगा ऑपरेशन गंगा। ये भी काफी परीक्षाओं में पूछे गए। और तुर्की का भी वर्तमान नाम तुर्की हो गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन में। देखिए, कहता है वाष्पोत्सर्जन की दर को कौन सा कारक, वाष्पोत्सर्जन की दर को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, ये सचिवालय में जो 5 तारीख का एग्जाम हुआ वहां पर ये क्वेश्चन आया था आपको। ठीक है, यानी कि ट्रांसपिरेशन के दर को, यानी उसके रेट को कौन प्रभावित नहीं करता है। प्रकाश, तापमान, आर्द्रता और समुद्र की गहराई। बताइए दोस्तों, प्रकाश, तापमान और आर्द्रता ये तीनों ही ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन के दर को प्रभावित करते हैं। समुद्र की गहराई से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा आपका डी। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आइए। कहता है कि वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन की दर को मापने वाला यंत्र कौन है। ठीक है, पोटोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, 2 बार हाइग्रो लिखा गया है, इसको आप कह सकते हो हाइड्रोमीटर। ठीक है, तो बताओ कौन सा है जो इसमें जो है कि जो वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन की दर को मापने वाला यंत्र है। पोटोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर। क्या आंसर होगा। देखिए सर, इसका जो आंसर होगा वो होगा पोटोमीटर। यानी पोटोमीटर से हम लोग ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या करते हैं, मापते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं दोस्तों, तो आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता को मापते हैं। लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं, तो दूध की शुद्धता को मापते हैं, शुद्धता मापते हैं दूध की। ठीक है, अगर पूछेगा कि भैया हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, तो द्रव का, यानी कि द्रव का घनत्व मापते हैं। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे आते हैं। कहता है कि डेयरी उद्योग में दूध को पास्चुराइज किया जाता है। ए ऑप्शन दे रहा है 71 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 सेकंड तक, 62 डिग्री सेंटीग्रेड 30 सेकंड तक, 68 डिग्री सेंटीग्रेड 30 सेकंड तक। ए और बी दोनों, इसमें क्या आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा डी। यानी कि पास्चुराइज किया जाता है, निर्जीवीकरण किया जाता है, जो दूध में जो है उसको क्या कहता है, शुद्ध किया जाता है। अगर पूछेगा, अगर 71 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हो तो याद रख लेना, तो उसको 15 सेकंड तक उसको उतना टेम्परेचर पर रखना होगा। अगर 30 सेकंड पे रखते हो तो उसको 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को बहुत हाई लेवल तक गर्म करते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो देखते हो दूध को जब होते हैं उसको फ्रीज में ही रखा जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर दोनों होगा। याद रखिएगा, 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप रख रहे हो तो 15 सेकंड, अगर 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख रहे हो तो 30 सेकंड। तो ये दोनों ही आंसर होगा, याद रखिएगा। अच्छा, दूध में जो मिठास होता है दोस्तों, दूध में जो मिठास होता है वो कौन सा शुगर के कारण होता है, लैक्टोज के कारण। किसके कारण होता है, लैक्टोज के कारण। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, क्या है उसका, ठीक है, दूध में जो मिठास है उसको क्या कहते हैं, लैक्टोज। तो याद रखिएगा लैक्टोज, ये आपके परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। दूध को शुद्ध करने वाला, दूध को दही में
बदलने वाला जीवाणु कौन है? तो याद रखिएगा उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगर पूछे आपसे कि जो दूध है, दूध में जो सफेद रंग होता है, दूध में जो सफेद रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो केसीन प्रोटीन के कारण होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि दूध में जो पीला रंग होता है, दूध में जो पीला रंग होता है वो किस कारण से होता है दोस्तों? तो कैरोटीन के कारण होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ देगा कि जो, मान लो कि अगर आपसे पूछ दे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है कि जो घी में जो महक होती है, जब देखते हो घी जब कड़कड़ाते हैं तो महक आता है, तो किसके कारण होता है? तो डाई एसिटाइल के कारण होता है। इसको भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, डाई एसिटाइल के कारण होता है। तो ये सब आप परीक्षाओं के लिए आपका काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। चलिए आगे आते हैं। ठीक है, बीजाणु समासंध स्पोर फॉर्मेशन द्वारा प्रजनन है, ये प्रसनन नहीं है, प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन। ठीक है, बीजाणु समासंध स्पोर फॉर्मेशन प्रजनन होता है किसमें? पैरामीशियम में, राइजोपस में, अमीबा में, ये स्पाइरोगाइरा है। ठीक है, थोड़ा सा में ये हो गया है स्पाइरोगाइरा। इसमें क्या होगा? यानी कि आपको पता है सर कि दो प्रकार के, इसमें आंसर क्या होगा? तो इसमें आंसर होगा राइजोपस। ये दरोगा में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, देखिए एक चीज बता देते हैं आपको कि आपको एनसीईआरटी के फॉर्म में कुछ पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी का लेवल काफी अच्छा रहता है, उसका साइंस लेवल अच्छा रहता है, और आपको पता है कि 25 से 30 क्वेश्चन आपको साइंस से पूछे जाते हैं, 20 से 25 भी हो सकता है, लेकिन मान के चलना है कि 25, तो उस लेवल में आपको तैयारी करना होगा। हम लोग शुरू करेंगे जस्ट, तो याद रखिएगा। अब देखिए, एक आपको पता है ना कि एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है दोस्तों, यानी कि लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको कहते हैं जिसमें दो सेक्सों का, दो लिंगों का होना जरूरी है। जैसे चाहे हमारे में जंतुओं में जो रिप्रोडक्शन होता है वो लैंगिक होता है, और अलैंगिक में मतलब दो सेक्स का, दो लिंग का होना जरूरी नहीं है। तो आपको याद रखिएगा, ये अलैंगिक जनन का ही प्रकार है, बीजाणु समासंध या स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका विभिन्न प्रकार है। अलैंगिक जनन में ही एक आ जाएगा द्विविखंडन, द्विविखंडन बाइनरी, याद रखिएगा। तो अमीबा जो होता है, अमीबा में जो आपका रिप्रोडक्शन होता है वो द्विविखंडन विधि से होता है। जाके क्वेश्चन बैंक चेक कीजिए, काफी ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग ध्यान नहीं देते। तो अमीबा में जो जनन होगा वो द्विविखंडन विधि से, वो अपने शरीर को दो भागों में तोड़ लेते हैं, बाइनरी फ्यूजन कर लेते हैं। ठीक है, तो याद रख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहां से संभावना रहता है प्रजनन से एक क्वेश्चन आपको आने का। तो इसमें आंसर होगा राइजोपस। लेकिन जब पूछे कि अमीबा में किस प्रकार के प्रजनन होता है, तो क्या मानिएगा? द्विविखंडन विधि। ये सब याद रखिएगा बॉस। चलिए आगे आते हैं। ठीक है, बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? मनी प्लांट, आइकॉर्निया, क्रैसिपेस, दूब घास और यस्मीन। क्या होगा? देखिए, बंगाल का आतंक कहते हैं आइकॉर्निया क्रैसिपेस। इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में आप सुनोगे तो पता चलेगा, ये तो बहुत आसान चीज है, जलकुंभी। ठीक है, लेकिन परीक्षा में क्या देता है? जलकुंभी नहीं देगा सर, क्या देगा? आइकॉर्निया क्रैसिपेस। ये दुर्गा में पूछ चुका है, याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्या करता है सर? देखो, जलकुंभी को लगाया गया था बंगाल के जो नदियां, हुगली नदी में, सुंदर मतलब दिखने के लिए नदी में। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा ही क्या करने लगा? जल से ऑक्सीजन को सोखने लगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो बीओडी है, बीओडी का मतलब आप समझ रहे हो ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या हुआ कि ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उसको कहते हैं जब जल में ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाए, तो समझ लो कि जल क्या होगा? अशुद्ध। और जब जल में ऑक्सीजन का डिमांड का मात्रा कम हो तो जल क्या होगा? शुद्ध। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जब बढ़ गया,
तो इसका मतलब कि जल क्या हो गया, अशुद्ध। और जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जब घट गया तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जल शुद्ध है। तो इसने क्या किया जलकुंभी ने कि इसको लगाया गया था अच्छे काम के लिए और काम कर दिया इसने गड़बड़। तो इसने क्या किया कि बीओडी की मात्रा यानी जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को ज्यादा अवशोषण करने लगा, जिससे बीओडी का मात्रा क्या हो गया, बढ़ गया, जल हो गया अशुद्ध। और वही जब बीओडी का मात्रा कम हो जाएगा तो जल होगा शुद्ध। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है सर, याद रखिएगा, बीओडी ये सब याद रख लेना है। सीओडी भी होता है, आगे जानेंगे, ठीक है। आगे कहता है निम्न से कौन सा बीमारी जीवाणु के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। ये टाइफाइड क्या होता है यार, टाइफाइड, टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड, तपेदिक मतलब टीबी, प्लेग, ये प्लेग प्लोग लिखा गया है, देखो हिंदी में ठीक, इंग्लिश में ठीक है, हिंदी में गड़बड़ है। और चेचक, इसमें से क्या होगा, टाइफाइड, टीबी, प्लेग, चेचक, इसमें कौन सा बीमारी जो है जीवाणु के द्वारा नहीं होता है, बताओ। देखिए इसमें चेचक, याद रखिएगा, चेचक, जिसको हम लोग चिकन पॉक्स भी कहते हैं। देखो टाइफाइड बीमारी जीवाणु से होता है, तपेदिक, टीबी, प्लेग ये सब होता है, लेकिन चेचक वायरस के कारण होता है, ये विषाणु के कारण होता है। तो ये आंसर गलत है। ये एक चीज याद रखिएगा, भारत सरकार जो है एक बहुत बड़ा स्कीम लेकर आई है, निक्षय। क्षय मतलब, क्षय रोग मतलब टीबी, और निक्षय मतलब उसको समाप्त कर देना। तो याद रखिएगा जो निक्षय कार्यक्रम है, चाहे निक्षय योजना है, ये दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निक्षय योजना का संबंध किससे है, तो टीबी को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने पहले तो निक्षय 1 लाया था और फिर इस बार क्या कर दिया गया है, निक्षय 2.0 शुरू किया गया है, जो आपके परीक्षाओं के लिए भाई साहब एकदम रसगुल्ला क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। निक्षय योजना 2.0 टीबी को उन्मूलन करने के लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। प्लेग को काली मौत भी कहते हैं, बड़ा बुरा मौत होता है दोस्त, इसलिए पूछता है कि ब्लैक डेथ किस डिजीज को कहते हैं, तो प्लेग को, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। टाइफाइड, चलिए आगे आते हैं। एथेन का अणु सूत्र C2H6 है, तो इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है, ठीक है, आबंध है। देखो यहां पर भाई साहब थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, हम उसके लिए सॉरी है, ठीक है, अगला बार से ये सब सुधार हो जाएगा, ठीक है। बंध, सहसंयोजक आबंध, बॉन्ड, ये भी आबंध है, ये भी आबंध है। दोस्तों इसमें बताइए क्या होगा कि एथेन का जो अणु सूत्र होता है C2C6, इसमें कितने मतलब सहसंयोजक आबंध बनते हैं, 6, 7, 8। इसका आंसर क्या होगा, 7। देखिए आपको एक बहुत सिंपल सा ट्रिक बताते हैं, ठीक है। जितने भी अगर आपको एल्केन श्रेणी में जो होते हैं, जो भी एल्केन श्रेणी में आएगा, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ये पूरा काउंट कर लेना, 6 दुआ है। जैसे मीथेन है, मीथेन CH4, ठीक है, तो एथेन में आप काउंट कीजिए 6 दू 8, 8 में से 1 घटा देना, ठीक है, 7, तो कितने हो जाएगा, 7 सहसंयोजक बंधन। अब जैसे एथेन ग्रुप का CH4 है, तो 4 ये और यहां पर सिंगल है, छुपा हुआ है, तो 4 1 5 हुआ, और 5 में से 1 घटा दो, कितना सहसंयोजक बंधन बनेगा, 4। एकदम याद रखिएगा, एकदम सिंपल वे में ऐसे क्वेश्चन आए तो एकदम देख पहले दोनों को जोड़ लेना, देख लेना कि एल्केन श्रेणी में है कि नहीं, दोनों को जोड़ के 1 घटा देना, एकदम ट्रैक से आंसर निकलेगा। ध्यान दीजिए आगे, कौन सा है ग्रीन हाउस गैस नहीं, यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, लगातार परीक्षाओं में एकदम मिलते रहते हैं आपको। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बहुत सिंपल है, बताओ। देखो इसमें आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस हो गए, मीथेन, मीथेन को हम लोग कहते हैं CH4, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहेंगे N2O, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहेंगे दोस्त, CO2। दोस्तों अब यहां से आपको एग्जामिनर फंसा सकता है और ये पूछ सकता है कि बताओ सर कि ग्रीन हाउस गैस में कौन सा ऐसा गैस है जो काफी खतरनाक है, तो याद रखिएगा सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस CO2 है, सॉरी ठीक है, CO2 है, फिर मीथेन है, मीथेन है, और उसके बाद कौन है, याद रखिएगा, उसके बाद है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो टीबी और फ्रिज से, याद रखिए, जो फ्रिज और AC से जो निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और लास्ट में N2O। यानी सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है CO2,
उस इसको अगर बढ़ते क्रम में अगर लिख दे, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में ऐसे कर सकते हो। अगर अगर आपसे पूछ दे कि सबसे खतरनाक कौन है तो CO2, उससे खतरनाक कौन है तो मीथेन, उससे खतरनाक कौन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये सीरीज याद रखिएगा, आपके परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, याद रखिए। आगे आते हैं। अच्छा एक सेकंड और, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दिया था? ठीक है, यानी किसने बताया था ग्रीन हाउस गैसों के बारे में? ग्रीन हाउस की संकल्पना यानी कि थ्योरी, तो याद रखिएगा चार्ल्स फोरियर। चार्ल्स फोरियर, ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे आइए। इनमें कौन सा बीमाहीन राशि है? कहने का मतलब यह है कि ऐसे बताओ कि इसमें कौन सी राशि जिसका कोई मात्रक ही नहीं होता। ठीक है, पहला में है विकृति, सापेक्षिक घनत्व और अपवर्तनांक। बी में है आवृत्ति, सापेक्ष घनत्व और अपवर्तनांक। सी में है विकृति, सापेक्ष घनत्व और चरण नहीं है, ये त्वरण है। आप बताइए इसमें से क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, ये विकृति। ये तीनों को याद कर लीजिएगा, ऐसा कोई मात्रक नहीं होता, स्ट्रेन कहते हैं विकृति को। और याद रखिएगा विकृति, सापेक्ष घनत्व और अपवर्तनांक का कोई मात्रक उतरक नहीं होता है, बीमाहीन राशियां है, इसको याद रखिए। आगे आइए। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? तो याद रखिए कहां पर है? हाजीपुर में। कहां पर है? हाजीपुर में। ठीक है, एक आपको याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंटली बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये क्या है? वेस्ट है। ठीक है, तो नॉर्थ अगर पूछेगा कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय, तो इसको याद रखिएगा उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां हो जाएगा दोस्त? तो नई दिल्ली। ठीक है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? चेन्नई। साउथ दक्षिण में चेन्नई है, तमिलनाडु, याद रखिएगा। पूर्व मध्य रेलवे का पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां है? पूर्व रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता। अगर पूछेगा कि पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां है, तो मुंबई चर्च गेट, याद रखिएगा मुंबई चर्च गेट। और ये मध्य में है ना, ये सबसे मध्य में है, तो मध्य रेलवे का मुख्यालय, मध्य रेलवे का मुख्यालय याद रखिएगा मुंबई है, याद रखिएगा मुंबई और BT। ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछ देगा आपसे कि अब देखो बीच में मध्य जोड़ दो, एक बीच में मध्य जोड़ दो, तो उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर देखो उत्तर है अब बीच में मध्य है, तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां हो जाएगा? इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां हो जाएगा? इलाहाबाद। ये देखो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां हो जाएगा? तो सिकंदराबाद। दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां हो जाएगा? सिकंदराबाद। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां हो जाएगा? तो जबलपुर। और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां हो जाएगा? हाजीपुर। तो इस तरीके से हम इसको पर डे आप लोग को याद करवा देंगे। याद कराओ, उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे का चेन्नई, पूर्व रेलवे का कोलकाता, पश्चिम रेलवे का मुंबई चर्च गेट, उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद, पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर और पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। कहता है दूध सागर जलप्रपात कहां है? काफी इंपॉर्टेंट है। गोवा कर्नाटक, गोवा महाराष्ट्र, गोवा, इनमें से कोई बताइए। इसका आंसर होगा गोवा कर्नाटक, यानी कि बॉर्डर पर है। देखिए नॉर्मली ये जो है ये आपका क्या है? गुजरात है। ठीक है, ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है, और याद रखिएगा ये गोवा है, और नीचे में क्या है? कर्नाटक है, और उसके नीचे में क्या है? केरल है। ठीक है, तो गोवा और कर्नाटक के बीच में यहां पर एक जलप्रपात है जिसका नाम क्या है? दूध सागर जलप्रपात। अच्छा, कर्नाटक में भी एक जलप्रपात है कावेरी नदी पर, शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है, ये कहां है? ये कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी
और कावेरी नदी कहाँ पड़ता है? कावेरी नदी तो याद रखिएगा ये तो कर्नाटक में है, शिवसमुद्रम जलप्रपात, तो ये भी काफी आपके परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा, कर्नाटक के जब बात हम छेड़ ही दिए हैं तो कर्नाटक में याद रखिएगा दो जलप्रपात है, एक कुंचिकल जलप्रपात। कौन जलप्रपात? कुंचिकल जलप्रपात, जो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है, ठीक है, याद रखिएगा। और कौन सी नदी पर है? तो याद रखिएगा वराही नदी, वराही नदी। और कौन से राज्य में है दोस्त? तो याद रखिएगा कर्नाटक में, ठीक है। और एक और जलप्रपात है कर्नाटक में, जोग जलप्रपात, जोग या गरसोपा जलप्रपात, तो ये भी कहां पर है? कर्नाटक में। और ये कौन सी नदी पर है दोस्तों? तो याद रखिएगा शरावती नदी पर है, तो इसको भी आप भूलिएगा मत, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आते हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में नहीं है? नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय पार्क, ये रायमोना है, रायमोना है, रायमोना राष्ट्रीय पार्क। अब बताइए हमको तडोबा राष्ट्रीय, इसमें कौन सा राष्ट्रीय पार्क जो है आपका असम में नहीं है? ठीक है, नामेरी, औरंग, रायमोना, तडोबा। नॉर्मल है तडोबा, ये महाराष्ट्र में है गुरुजी, याद रखिएगा। कहां पर है? महाराष्ट्र में है, आपको इसको याद रखिएगा, ठीक है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। ये नामेरी, औरंग, रायमोना याद रखिएगा। दिहांग पटकोई, दिहांग पटकोई, ठीक है, दिहांग पटकोई याद रखिएगा। डिब्रू सैखोवा, ये सभी कहां है? तो असम में। लेकिन महाराष्ट्र में कौन है? तडोबा। महाराष्ट्र में एक और है, याद रखिएगा, गुगामल राष्ट्रीय पार्क, गुगामल राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। नवेगांव राष्ट्रीय पार्क, नवेगांव राष्ट्रीय पार्क, ये सभी जो है याद रखिएगा दोस्त, ये सभी महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगर पूछेगा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क भारत में, तो नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क, नागार्जुन पार्क, ये कहां पर है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क तो याद रखिएगा साउथ बटन, जो अंडमान निकोबार में, ठीक है। कर्क रेखा पर स्थित किस राज्य की राजधानी दक्षिण में स्थित है? यानी कह रहा है कि कर्क रेखा पर स्थित किस राज्य की राजधानी दक्षिण में है? जयपुर, आरजोल नहीं है, क्या हो गया है, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है, इसको सुधार लेंगे अगले बार हम लोग। आइजोल, आइजोल, अगरतला और रांची। कर्क रेखा पर स्थित किस राज्य की राजधानी दक्षिण में स्थित है? जयपुर, आइजोल, अगरतला और राजगीर, क्या होगा? इसका आंसर होगा रांची। दोस्तों एक चीज आपको बता देते हैं, थोड़ा सा आपको जो है आपके परीक्षाओं के लिए थोड़ा जरूरी है, इसको थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये मान लीजिए कि कर्क रेखा है जो बीचे बीच भारत, थोड़ा सा ये चीज यहां पे बनाते हैं, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो याद रखिएगा इधर में हो गया राजस्थान, इधर में हो गया गुजरात, ठीक है, यहां पर हो गया एमपी, यहां पर हो गया छत्तीसगढ़, यहां पर हो गया छत्तीसगढ़, यहां पर हो गया झारखंड, यहां पर हो गया पश्चिम बंगाल, और यहां पर क्या हो गया? मिजोरम, यहां पे हो गया, सॉरी, यहां पे त्रिपुरा, और आगे में क्या होगा? मिजोरम, ठीक है, थोड़ा सा छोटा पड़ गया जगह। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, आपको पता है
कौन कौन राज्य हो गया? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो देखिए एक चीज आपको बता दे कि जो राजस्थान की राजधानी कहां है? जयपुर, जयपुर। और याद रखिएगा त्रिपुरा की राजधानी कहां है? अगरतला, अगरतला। और मिजोरम की राजधानी कहां है? आइजोल। ये तीन राजधानियां कर्क रेखा यानी कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्यों की राजधानी में से 3 राजधानी उत्तर में स्थित है और बाकी सभी 5 के राजधानी दक्षिण में स्थित है। तो 3 राजधानी को याद करके रखना है दिमाग में जो उत्तर में है। एक हो गया जयपुर, एक हो गया अगरतला और तीसरा नंबर हो गया आइजोल। रांची तो सर जी नीचे है, दक्षिण। तो याद रखिएगा अगर पूछेगा आपसे कि कौन सी राजधानी कर्क रेखा के एकदम से नजदीक है, यानी कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की राजधानी में कौन से राज्य की राजधानी एकदम कर्क रेखा के नजदीक है, तो क्या मारिएगा? रांची। अगर पूछेगा कि कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में कौन से राज्य की राजधानी एकदम कर्क रेखा से दूरी पर है, तो याद रखिएगा जयपुर, जयपुर। यानी कि सबसे नजदीक, सबसे नजदीक रांची और सबसे दूर याद रखिएगा जयपुर। अगर आपसे पूछ दे कि कौन से राज्य में कर्क रेखा सबसे कम गुजरती है, तो सबसे कम गुजरती है कर्क रेखा किस राज्य से, तो याद रखिएगा राजस्थान से। तो इसको आप लोग को काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? दसर जी ज्योग्राफी है, हर एक चीजों पर ध्यान देना है। कौन उत्तर से बहती है, कौन पूरब से बहता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का नक्शा दिमाग में रहेगा तभी जाकर आंसर क्या होगा आपका सॉल्व होगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? याद रखिएगा ये जो है कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। देखो यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया है, इसको आप याद कर लीजिएगा। पश्चिम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है ये, तो पश्चिम से पूर्व हो जाएगा, इसको काट लीजिए। यानी कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं बहती? गोदावरी, कावेरी, स्वर्णरेखा, मांडवी। बताइए मांडवी। क्या आंसर होगा? मांडवी। देखिए सर आपको एक चीज हम बता देते हैं कि ये जो है आपको एक क्रम याद रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये है दामोदर, दामोदर नदी याद रखिएगा। आगे जो है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी, बैतरणी नदी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा स्वर्णरेखा जहां हुंडरू जलप्रपात है, स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। फिर है महानदी, ठीक है। और क्या होगा उसके बाद? गोदावरी नदी, सॉरी देखिए ठीक है, तो इसको याद रखिएगा गोदावरी नदी, उसके बाद क्या है? कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, ठीक है, कावेरी नदी, और याद रखिएगा बैगई नदी, और याद रखिए लास्ट में ताम्रपर्णी नदी। ये सभी नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। याद रखिएगा दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगई और ताम्रपर्णी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस आज जो है हम लोग कर जो जीएस का जो हम लोग का डिस्कशन है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू का, आज इसको यहीं पर क्या करते हैं समाप्त करते हैं। फिर जो है कल हम लोग नए वीडियो के साथ और कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके साथ उपलब्ध होंगे। इस चीज पर ध्यान रखिएगा। अगर हमारा कंटेंट सही जा रहा हो दोस्तों तो बिल्कुल हमें भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा भी हौसला क्या होगा बुलंद होगा। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। गुड नाइट।